एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पेपर जो होगा वह हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसे बोलेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा राइट टू एजुकेशन 2009, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, शिक्षा का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार बोलेंगे। और मैं एक चीज बता देता हूं, जिस तरीके से चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आपका जो एडोलेसेंस वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी टॉपिक है, उसी तरीके से यहां पर कंटेम्प्रेरी इंडिया में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी जो टॉपिक है वो है आपका कौन सा, राइट टू एजुकेशन 2009। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन के लेवल पे हो, चाहे आपके बीएड के एग्जाम के लेवल पर हो, हर एग्जाम के लेवल पर यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसीलिए ये चीज, ये जो आज का क्वेश्चन है वो आप क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे और ये पूछा ही जाएगा इस साल भी। देखिए, इसको क्वेश्चन पूछने का इस साल जो इन्होंने पूछा हुआ है 2019 में, जो पूछा हुआ है 2019 में, इसके बैरियर्स के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि किस तरीके से इसमें बैरियर पाया जाता है, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपसे अभी पूछा किस तरीके से जा सकता है, वो सारे तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आरटीई, आरटीई के बारे में आप क्या जानते हो। आरटीई, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है इसका कि आरटीई पे क्या क्रिटिसिज्म क्या किया है, ये बन सकता है। उसके अलावा क्या बन सकता है, क्या क्या बैरियर आए थे आरटीई को अप्लाई कराने के लिए। ये तीनों तरीके से मैं आपको डिस्कस कराऊंगा ताकि आपका आंसर बाकी बच्चों से बहुत इफेक्टिव हो और आप सक्सेसफुली सारे नंबर उठा सके। देखिए, यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो है 3 है ये, What are the barriers in the execution of RTE? कहने का मतलब है शिक्षा के अधिकार के, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में क्या बाधाएं आती है। क्रियान्वयन का मतलब होता है कि कार्य में लाना, किसी चीज को उपयोग में लाना। तो कहने का मतलब है कि आरटीई को उपयोग में लाने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आई थी, कौन कौन से इश्यूज आए थे, कौन कौन से चैलेंजेस आए थे, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना आपने समझा। अब हम समझते हैं कि आरटीई होता क्या है, राइट टू एजुकेशन होता क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके से है, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पर आएंगे। आपको मैं पहले यहां से दिखाता हूं। देखिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर इसको हम देखेंगे तो यहां देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। कहने का मतलब है कि सन 2002 में क्या कहते हैं कि संविधान में संशोधन करते हुए, कौन सा संशोधन, 86th यानी कि 66वां संशोधन करते हुए सन 2002 में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत यह दिया जाता है कि क्या कहते हैं, आर्टिकल 21 को इनके साथ में इंक्लूड करके क्या अप्लाई कर दिया जाता है, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है, यानी कि एजुकेशन अब बच्चों के लिए मूल अधिकार बन गया है। समझ में आया। यहां पर देख सकते हो 2002 में, यानी कि सन 2002 में क्या कहते हैं 66वां संशोधन करते हुए, अमेंडमेंट करते हुए क्या करते हैं, आर्टिकल 21 को जोड़ करके जब देखा जाता है तो आर्टिकल 21 को जोड़ करके इसको क्या बना दिया जाता है, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है। यानी कि अब एजुकेशन जो है क्या होगा, आपका मूल अधिकार होगा, ठीक है ना। अब जो एजुकेशन है आपका मूल अधिकार होगा। अभी आप देखिए, इतना समझ में आया, इसको मूल अधिकार बना दिया गया। उसके बाद देखिए आप कैबिनेट में इसका जो क्या कहते हैं, कैबिनेट में जब इसको पारित किया जाता है 2 जुलाई सन 2009 में, 2 जुलाई सन 2009 में इसको कैबिनेट में पेश किया जाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद देख सकते हो राज्यसभा में 20 जुलाई सन 2009 में, 20 जुलाई सन 2009 में कहां पर पास होता है ये, राज्यसभा में। उसके बाद देख सकते हो आप लोकसभा में 4 अगस्त सन 2009 में ये पास होता है। उसके बाद आप देख सकते हो प्रेसिडेंट जो इस पर साइन करते हैं वो कब करते हैं, 26 अगस्त सन 2009 को इस पर साइन करते हैं। और इस एक्ट का इंप्लीकेशन कब होता है, वो इंप्लीकेशन होता है आपका 1 अप्रैल सन 2010 में। इसका पूरे भारत में ये इंप्लीकेशन होता है। सिर्फ किसको छोड़ करके, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में राइट टू एजुकेशन, यानी कि अब शिक्षा को मूल अधिकार मान लिया जाता है कि अब गवर्नमेंट को ये कर्तव्य है गवर्नमेंट का कि अब वो बच्चों को पढ़ाए ही पढ़ाए, ठीक है ना। अब और क्या देखा जा सकता है कि इंडिया बिकम
135th कंट्री। यानी क्या कहने का क्या मतलब है कि इंडिया अब जो है 135वां देश बन जाता है जहां पर शिक्षा को मूल अधिकार के तौर पर अपनाया जाता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया, किस तरीके से इसको अपनाया गया। अब हम समझते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या क्या है। देख सकते हैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटीई, यानी कि राइट टू एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देख सकते हैं। राइट ये कहता है, ये पहला पॉइंट इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ये कहता है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब जो है बच्चों को बच्चों का राइट ये बन जाता है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और ये किसका कर्तव्य है? अब ये सरकार का कर्तव्य है। और कहां से कहां तक? 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। अगर दिव्यांगों की बात करें, फिजिकल चैलेंजेस की बात करें, तो उनको जो है कुछ छूट दी गई है। उसको कहां से कहां तक? 6 से लेकर के 18 साल तक उनको फ्री एजुकेशन दिया जा सकता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है? यहां पर देखने के लिए मिलता है प्रोहिबिटेड एनी टाइप्स ऑफ फीस। अब जो है किसी तरह का फीस नहीं लिया जाएगा, स्कूल का किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे वो क्या कहते हैं कि आपकी किताबों के पैसे हो, चाहे ट्यूशन के पैसे हो, चाहे वो खेल के पैसे हो, चाहे यूनिफॉर्म के पैसे हो। अब किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो जो जितने भी पैसे लगेंगे वो कौन पेड करेगा? वो आपका जो है सेंट्रल और फिर राज्य मिलकर, दोनों मिलकर के इस पैसे को पेड करेगा। अब किसी तरह का आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद होता है आपका नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स ऑफ चाइल्ड। कहने का मतलब है कि नो स्क्रीनिंग का मतलब है कि यहां पर अब बच्चे का जो एडमिशन है, बच्चे के एडमिशन लेने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बच्चे के एडमिशन लेने में किसी तरह का ये कार्ड लाओ, वो कार्ड लाओ, इस तरीके से लाओ, है ना, वो एग्जाम दे करके आओ तब जाकर के एडमिशन होगा। किसी तरह की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं लगाया जाएगा अब बच्चों के एडमिशन लेने में। उसके बाद देख सकते हैं चाइल्ड शुड बी एडमिटेड टू एज एप्रोप्रिएट। एज एप्रोप्रिएटेड का मतलब ये होता है, पहले ये माना जाता था कि अगर बच्चा जो है इलिटरेट है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, गरीब है, और वो बच्चा बड़ा हो गया, 14 साल का हो गया है, तो अब वो अगर 5वीं क्लास में पढ़ना चाहता है या फिर दूसरी क्लास में पढ़ना चाहता है, तो उस बच्चे को उसकी एबिलिटी के बिहाफ पर उसी क्लास में रखा जाएगा, ना कि ये बोल दिया जाएगा कि आपकी एज ज्यादा हो गई है, आपको पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो एज एप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। पहले ये होता था कि बच्चों को जब एज ज्यादा हो जाती थी तो पढ़ने से मना कर देते थे, बच्चे छोटे होते थे तब भी उसको क्या कहते, जबरदस्ती मार पीट कर पढ़ाते थे। तो ये जो एज एप्रोप्रिएट है ना, एज एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि बच्चे ने अगर पहले से नहीं भी पढ़ा है, अगर बच्चे के अंदर में उतनी क्षमता है कि वो एलकेजी से ऊपर पढ़ सकता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ सकता है, तो उसको फर्स्ट क्लास में देना चाहिए। अगर कोई बच्चा 14, 15, 16 साल का भी हो गया है और अगर वो 5वीं क्लास में पढ़ना चाहता है अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको नहीं आती है कुछ भी, तो उनको एज एप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग उसी क्लास में पढ़ने दिया जाएगा जिसके लिए वो क्षमता रखता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल्स, इन सारी चीजों की कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। चाहे वो टेक्स्ट बुक हो आपको फ्री दिया जाएगा, राइटिंग मटेरियल जितनी भी चीजें हैं, बोर्ड है, कलम है, कॉपी, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ आपको फ्री दिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो यूनिफॉर्म है वो भी फ्री दिया जाएगा। कहने का मतलब है किसी तरह का फीस अब जो है राइट टू एजुकेशन लेने नहीं देगा। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो पैसा लगता है, सपोज दैट कि सेंटर और राज्य दोनों जो मिलकर के पेड करते हैं 1.71 लाख करोड़ 5 ईयर में, 5 साल में, और 25,000 करोड़ जो है सेंटर और फिर स्टेट मिलकर, सेंटर जो है वो स्टेट को देता है। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि आप जो है फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 25% जो सीटें होती है वो प्राइवेट स्कूलों में प्रोवाइड करने की बात की जाती है। यह कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को 25% सीट जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं, यह कहता है कि 2% जो है वीक जो स्टूडेंट होते हैं, वीक स्टूडेंट मतलब यह होता है कि जिसका बैकग्राउंड बहुत वीक होता है, चाहे वो मेंटली लेवल पर वीक हो, चाहे बैकग्राउंड लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमिकली लेवल पे अगर वीक है तो उसके लिए 2% का छूट दिया जाता है, यह आरटीई कहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल कास्ट, क्लास, रिलीजियस, अब किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, लैंग्वेज के बिहाफ पर भेदभाव नहीं होगा, रिलीजियस के बिहाफ पर, कास्ट के बिहाफ पर, वर्ग के बिहाफ पर किसी तरीके से भेदभाव नहीं होगा। किसी भी रिलीजियस का बच्चा किसी भी स्कूल में आकर के पढ़ सकता है, कोई भेदभाव नहीं होगा, यह आपका आरटीई कहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं
कि बैंडेड क्या कहते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, बैंडेड कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरल का मतलब होता है जिस तरीके से हम लोग को मुर्गा बना दिया जाता था, मुर्गी बना दिया जाता था, बच्चों को जो आंख दिखा करके, है ना, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो 50 तरह के एग्जामिनेशन करा लिया आपने, आपको बच्चे को फेल करना है तो एग्जाम करा के फेल कर दिया, उसको आगे क्लास में नहीं जाने दे रहे हो, कोई बहाना कर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप स्कूल से नहीं निकल सकते, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिले। 50 तरह की जो पनिशमेंट होती है ना, 50 तरह की जो पनिशमेंट होती है वो किसमें आता है? कॉर्पोरल पनिशमेंट उसको बोला जाता है, कि उसको डांट करके, धमका करके, किसी तरीके से स्कूल छुड़वा देना या फिर स्कूल में नहीं रखना। ये सारी चीजें पहले देखने के लिए मिलता था, जो आरटीई एकदम मना करता है कि ये सारी चीजें अब मुझे देखने के लिए नहीं चाहिए स्कूलों में। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइवेट ट्यूशन। टीचर्स क्या करते थे कि बच्चों को पढ़ाते तो थे वहां पर स्कूलों में, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। एग्जाम के टाइम में वो क्या करते थे? ट्यूशन उनको देते थे और ट्यूशन के बिहाफ पर वो उनसे पैसे वसूलते थे। तो अब ये क्या कहता है आरटीई कि किसी तरह का उनको ट्यूशन नहीं दिया जाएगा, जो भी पढ़ाएंगे आप स्कूल में आकर के पढ़ाएंगे। यहां तक समझ में आया? और ये कहता है कि 1 से 5वीं क्लास के लिए 1 किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए। और उसके बाद 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक कहां तक, कितने किलोमीटर पे? 3 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर जरूर होना चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि अगर 1000 स्टूडेंट्स होता है तो वहां पर एक हेड टीचर भी होना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो ये अप्लाई करता है। आरटीई जब आता है तो जितनी भी गंदगियां होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गंदगी होती है, उसके बाद क्या कहते हैं टीचर की कमी होती है, बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड टीचर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आरटीई जो है ना वो पूरी तरीके से हर कमियों के बिहाफ पर ये बात करता है। एजुकेशन में जितनी भी कमियां हैं, चाहे वो आपका जो है क्या कहते हैं गर्ल्स का जो टॉयलेट की कमियां हैं, उसके अलावा बुक्स की कमियां हैं, उसके बाद क्या कहते हैं एनरोलमेंट की कमियां हैं, हरासमेंट जो होती है स्कूलों में, मतलब हर तरह की जो प्रॉब्लम होती है उन सारी प्रॉब्लम पे आकर के कौन डिस्कस करता है? आरटीई आकर के डिस्कस करता है। आपको ये चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से ये क्या कहते हैं आरटीई अप्लाई होता है। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या बैरियर आए थे इसको अब इंप्लीकेशन में यानी कि इसको अप्लाई करने में क्या क्या बैरियर्स आए थे, क्या क्या बाधाएं आई थी, वो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसको समझिए। देखिए, बैरियर को आप इश्यूज भी बोल सकते हो, चैलेंजेस भी बोल सकते हो। ये बाधाएं का मतलब होता है, इससे कंफ्यूज मत होना, इससे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, या तो बैरियर कर देगा, या तो इश्यूज कर देगा, या तो चैलेंजेस कर देगा, आंसर आपका यही बनेगा। देखिए क्या बैरियर हो सकता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया, सपोज दैट कि अगर क्या कहते हैं कि इतने ब्रॉड लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे अगर फ्री एजुकेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। यहां पर जैसे मैंने बताया ना कि एक क्या कहते हैं कि 1,71,000 करोड़ रुपए, 1,71,000 करोड़ रुपए 5 सालों में क्या कहते हैं कि एक एस्टिमेट बताता है कि इतना इतना पैसा लगता है। अब ये पैसा जो है दोनों को मिलकर के देना होगा, ये सेंटर भी देगा और राज्य भी, दोनों मिलकर के देगा। तो ये इतना बड़ा अमाउंट कोई भी गवर्नमेंट देने के लिए रेडी नहीं होता है जल्दी से, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर किसी चीज को अप्लाई कर पाना इतना ईजी भी नहीं है। तो इस बिहाफ पर ये बाधाएं भी आई थी थोड़ी बहुत, कि लोग जो है पीछा छुड़ा रहे थे, गवर्नमेंट पीछा छुड़ा रहा था कि इतना इतना पैसा कैसे दिया जा सकता है, इसको कैसे इंप्लीकेट किया जा सकता है, कैसे गांव-गांव में पहुंच के, कैसे क्या कहते हैं रूरल एरियाज में पहुंच के स्कूल बनाया जा सकता है। तो इस बिहाफ पर इसमें थोड़ी बाधाएं देखने के लिए मिलती है। किस बिहाफ पर? आपको फाइनेंशियल बिहाफ पर पहला जो बाधाएं देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर। कहने का मतलब है कि यहां पर क्या था, यहां पर इन्होंने सिर्फ यह बात किया है कि 6 साल से जो 14 साल का बच्चा है उन्हीं को फ्री एजुकेशन किया जाएगा, लेकिन यहां पर 6 साल के जो नीचे के बच्चे हैं क्या वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे? उसको एक्सक्लूड क्यों कर दिया आपने? ये कहता है कि आपने उसको एक्सक्लूड क्यों कर दिया। तो ये कमियां इसमें देखने के लिए मिलती है, जिसकी बिहाफ पर ये बैरियर आता है। क्या बैरियर आता है कि ये सिर्फ क्या कहता है 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे होंगे उन्हीं को पढ़ाई का प्रावधान दिया गया है, उससे पहले जो बच्चे उसको पढ़ाई का प्रावधान नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक बैरियर आता है। उसके बाद आप देख सकते हो शॉर्टेज ऑफ स्कूल पे इसने बात की। इन्होंने क्या कहा कि हर 1 किलोमीटर पर मुझे स्कूल चाहिए ही चाहिए। अगर 1 किलोमीटर पे स्कूल नहीं होगा तो जितना भी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, गाड़ी का खर्चा आएगा, सब कोई क्या सब खर्चा कौन देगा? वहां का स्कूल देगा, वहां का क्या कहते हैं कि वहां के जो क्या कहते हैं वॉलंटियर्स हैं वो इसका खर्चा देगा, ठीक है ना। तो उसके बाद कहने को तो ये चीज कह दिया गया, लेकिन ये क्या कहते हैं स्कूल के शॉर्टेज बहुत पाया गया। उसके बाद देख सकते हो टीचर्स के बहुत शॉर्टेज थे, इतने इतने बच्चे हैं पढ़ाई के लिए। सपोज दैट जब ये रोल बनाया गया कि चलो अब हर बच्चा एनरोलमेंट करेगा और ये क्या कहते हैं कि अब सब पढ़ेगा, सब बढ़ेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा, इस तरह का जो है कोटेशन चलने लग गया। हर बच्चा एनरोलमेंट करने तो आया, लेकिन वहां पर क्या देख सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ स्कूल की बहुत ज्यादा कमी होने लग गई। यहां पर टीचर्स की बात नहीं की गई तो टीचर्स की भी बहुत ज्यादा कमियां होने लग गई। उसके बाद आप देख सकते हो
पब्लिक प्राइवेट क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब है, जैसे यहां पर बताया था कि 25% हर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, 25% जो है रिजर्वेशन सीट दिया जाएगा। तो अब जब प्राइवेट स्कूल आपको 25% सीट देगा तो उनको पैसे कहां से मिलेंगे? पैसे ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाउचर के रूप में देगा उनको। तो ये चीज यहां पर एक चीज कमियां देखने के लिए मिलती है, बैरियर देखने के लिए मिलता है। क्या स्कूल्स नहीं है, ये समझ में आता है कि आप प्राइवेट में क्यों भेज रहे हैं बच्चों को? क्या गवर्नमेंट के पास में स्कूल नहीं है? क्या गवर्नमेंट के पास में इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो खुद पढ़ा सकते हैं? और उसके बाद ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट मुझे पैसा देगा कि नहीं, वो क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल वाले ये सोचते हैं मुझे वो वाचर देगा कि नहीं। तो ये भी देखने के लिए बैरियर मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं आप बैरियर फॉर ऑर्फेंस। ऑर्फेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्फेंस का मतलब होता है कि तरह तरह का डॉक्यूमेंट लागू कर देना बच्चों के ऊपर। अब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट लागू कर दिया गया था, यानी कि पेरेंट्स को बुला करके लाओ, पेरेंट्स का क्या कहते हैं कि अब ये होगा। तो ये सारी जो बैरियर्स थी ना, जहां पर ये बोला जाता था, अब इतना इजी तो नहीं था ना कि अब एनरोलमेंट तो बहुत सारे हो गए, बच्चों ने एनरोलमेंट करा लिया, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, फ्री में बुकें मिल रही है, एनरोलमेंट करा लिया, लेकिन उसको जो है पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसका रिजल्ट किस तरीके से निकल के आएगा? उसका अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आया, क्योंकि बच्चे सिर्फ जा रहे हैं, सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीकेशन में बहुत ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हो सोशल इंक्लूशन। सोशल इंक्लूशन का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में हमारे हर तरह के लोग हैं, कुछ ट्राइब्स है, कुछ क्या कहते हैं बैकवर्ड्स है, कुछ क्या कहते हैं कि शेड्यूल क्लास है, कुछ शेड्यूल ट्राइब है। तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि इन बच्चों तक स्कूल्स का पहुंचना बहुत मुश्किल था। इन बच्चों को क्या कहते हैं कि सारी चीजों का सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल था। तो वो चीजें अप्लाई बहुत पूरी तरीके से नहीं हो पाई, जहां पर ये बैरियर देखने के लिए मिला। उसके बाद टीचर्स देख सकते हैं, टीचर एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे मैंने बताया कि टीचर की बहुत कमियां हैं। सपोज दैट कहने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि 30 बच्चे पे एक टीचर चाहिए, लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है आज भी कि 100 बच्चे हैं लेकिन एक भी टीचर नहीं है। ठीक है, टीचर पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। टीचर किस तरीके से क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, टीचर किस तरह से ट्रेनिंग करना चाहिए, वो जो है बात ही नहीं हो रही है। हालांकि इनके बाद ही आरटीई के बाद ही आपका सीटेट बीटेट जितने तरह का टेट होता है, यही ये बात करता है कि हमें गुणवत्ता टीचर चाहिए, लेकिन टीचर की कमियां बहुत है, किसी तरह की बहाली नहीं होती है। ये चीज आप जानते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कुछ लोग जो है ना अपने छोटे छोटे जगहों पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जहां पर ना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए, जो है पढ़ने के लिए रूम नहीं है, एक ही रूम में वो ऑफिस है, ऑफिस में बिठा के पढ़ा रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत कमियां देखने के लिए मिली, जिसके बिहाफ पर ये बैरियर आया इसको अप्लाई करने में। उसके बाद देख सकते हो आप सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है कि स्कूलों को क्लीन नहीं रखा जाता है, बहुत गंदगियां देखने के लिए मिलता है, जहां कुछ खाया वहीं कचरा फेंक दिया, पेशाब कर रहे खड़े खड़े, या फिर क्या कहते हैं कि गर्ल्स के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, बॉयज के लिए अलग से नहीं है, तो उसी में जा रहे हैं। तो उसमें कहां पर सैनिटेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, यानी कि क्लीननेस देखने के लिए नहीं मिला, जिसके बिहाफ पर ये बैरियर आया इसको इंप्लीकेशन करने में। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।